ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शक्तिशाली गेंडा किसी भी कीमत पर रानी आलिशा को झूठ नहीं कह सकता था। शक्तिशाली गेंडे की झुकी हुई नजरें देखकर रानी आलिशा समझ गई थी कि उसने आज तक शक्तिशाली गेंडे पर जितना भी भरोसा किया था वो सब विश्वासघात में बदल चुका था। मास्टर बेडरूम के अंदर खड़ी रीना भी अब तक समझ चुकी थी कि रानी आलिशा का भरोसा टूट गया था। इसलिए मौका देखती ही शक्तिशाली गेंडे को उकसाते हुए रानी यानी कि एस्पेसी ने कहा, देखा तुम्हारे चेहरे से नकाब हटा तो उस लड़की ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी थी। इसलिए कहती हूँ कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है और हमें भी इसी दुनिया के वसूलों पर चलना है। अब मेरा एक सौदा कबूल करो, इन लोगों को मारकर मुझे यहाँ से सही सलामत ले जाओ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपने शरीर से V16 पावर ड्रग दोबारा रिकवर करके मैं तुम्हें मरने से बचा लूंगी। बस किसी तरह मुझे इस राजमहल से सही सलामत बाहर ले जाओ। इसी में हम दोनों की भलाई है। अब शक्तिशाली गेंडा भी ये बात अच्छी तरह से जानता था कि उसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। रानी आलिशा की आंखों में आंसू देखकर दूर खड़ी रीना भी समझ गई थी कि रानी आलिशा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला था। मौके का फायदा उठाते हुए रीना ने भी शक्तिशाली गेंडे को भड़काते हुए कहा, अब देख क्या रहे हो, जल्दी से इन लोगों को मारकर मुझे यहाँ से सही सलामत बाहर ले जाओ। इसमें हम दोनों की भलाई है और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मेरे खून में जो V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज है उसे किसी भी तरह अपने शरीर के खून से वापस बरामद करके मैं तुम्हें दूंगी और तुम्हारी जान भी बचाऊंगी। तो तुम्हें इस बार मुझ पर भरोसा करना ही होगा। इसी में हम दोनों की भलाई है। देखो, हम लोग इन लोगों से अलग हैं, हम लोग इनकी तरह नहीं हैं। ये लोग कभी हमें अपने साथ हंसी खुशी रहने नहीं देंगे। हमें अपनी अलग दुनिया बनानी होगी। चलो मेरे साथ, खत्म कर दो इन लोगों को और मुझे यहाँ से ले चलो। रानी आलिशा की आंखों में आंसू देखकर शक्तिशाली गेंडे को इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार महसूस हो रही थी। उनके कानों पर इस वक्त रीना की आवाज तो पड़ रही थी, मगर वो आवाज शक्तिशाली गेंडे के दिमाग तक नहीं पहुंच रही थी। शक्तिशाली गेंडा बस रानी आलिशा के सामने एक भूत बनकर खड़ा था। अब रीना समझ चुकी थी कि शक्तिशाली गेंडे से वो मदद की कोई उम्मीद नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने दोबारा अपना ध्यान अनिका और भूमिका पर घुमाते हुए उन दोनों से कहा, देखो, तुम लोगों ने अगर मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर हमेशा हमेशा के लिए V16 पावर ड्रग भूल जाना। तुम लोग मुझे अरेस्ट करना चाहो तो बेशक अरेस्ट करो, मगर इतना याद रखना कि अगर तुमने मुझे जेल में भी रखा तो मेरी बहुत सेवा करनी पड़ेगी। अगर मुझे जरा सा भी दुख पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को मार दूंगी। और तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो कि अगर मैं मर गई तो तुम लोग अनिका के बेटे अलेक्जेंडर को कभी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मेरे शरीर के साथ साथ मेरे शरीर के अंदर V16 पावर ड्रग का आखिरी डोज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। रीना के सामने खड़े सभी लोग रीना की इस धमकी से बेहद डर गए थे, मगर चुपचाप खड़ी अनिका बड़े ही ध्यान से रीना की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। अनिका के चेहरे पर न तो कोई डर था और न ही कोई परेशानी नजर आ रही थी। रीना के हाथ फिर से कांपने लगे थे, मगर रीना को खुद को इस बात का एहसास नहीं था। वो जानती थी कि अगर उसने कदम अनिका और भूमिका की ओर आगे बढ़ाए तो मोशन सेंसर उसकी मोशन को डिटेक्ट कर देगा और आसपास लगी मशीन गन धड़ाधड़ फायर करने लगेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका आखिर इतने ध्यान से उसकी ओर क्यों देख रही थी। अनिका रीना के हर बॉडी मूवमेंट को गौर से नोटिस कर रही थी। रीना के पांव कांपने लगे थे और साथ साथ उसके हाथ भी कांपने लगे थे। लगातार बोलते वक्त रीना की आवाज में भी हल्की कंपन महसूस होने लगी थी। फिर अचानक ही रीना धड़ाम से अपनी जगह पर गिर पड़ी। रीना को इस तरह गिरते हुए देखकर सभी लोग हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। तभी अनिका ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए जमीन पर गिरी रीना से कहने लगी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम इस दुनिया की सबसे शातिर औरतों में से एक हो। पावर ड्रग ने तुम्हारे शरीर के अंदर को
ताकत नहीं भरी, मगर तुम्हारे दिमाग में कमाल की ताकत भर दी है। मगर अफसोस कि तुम इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाई। तुमने अपनी ताकत को अपना जुनून बना लिया, मगर इस जुनून में तुम ये भूल गई कि तुम भी आखिर एक इंसान हो। कहीं न कहीं तुमसे भी चूक हो सकती है जो आज तुमसे हुई है। वो क्या है ना, गलती से तुमने V16 ड्रग का डोज लेने के बजाय अपने शरीर में नींद का इंजेक्शन भर दिया है, और वो भी 2-2 डोज एक साथ। अब नींद के इंजेक्शन का ओवरडोज होगा तो यही हालत होगी। जमीन पर गिरी रीना की आंखें भारी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। अनिका ने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश की थी कि खुद दुनिया की सबसे खतरनाक दिमाग वाली रीना भी अनिका के जाल में एक छोटी सी मछली की तरह फंस गई। अनिका की बात सुनते ही रेखा मौसी भूमिका ने राहत की सांस ली। कहीं न कहीं रोहित ये बात पहले से जानता था कि अनिका इतनी बेवकूफ नहीं थी। इस तरह से V16 पावर ड्रग को इतनी आसानी से दुश्मनों के हाथ लगने देती। अब ऑफिसर भूमिका इतना अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रीना को पकड़ना अब उसके लिए मुश्किल नहीं होने वाला था। रीना के शरीर में नींद का इंजेक्शन काम करने लगा था। अब उसे किसी भी वक्त अरेस्ट किया जा सकता था। मगर तभी भूमिका को अपने दोस्त मार्कस की याद आई। मार्कस को बड़ी ही बेरहमी से शक्तिशाली गेंडे ने मारा था, और आज वक्त आ गया था जब भूमिका शक्तिशाली गेंडे से अपने दोस्त की मौत का बदला लेती। बिना सोचे समझे भूमिका ने सीधे शक्तिशाली गेंडे के माथे पर अपनी गन तान दी और ट्रिगर दबा दिया। एक धमाके के साथ गन से एक बुलेट फायर हुई, मगर शक्तिशाली गेंडा, जिसके शरीर में अब शैतानी ताकत और शैतानी फुर्ती आ चुकी थी, उसने बुलेट की ही स्पीड से अपने आप को नीचे झुका दिया और बुलेट सीधे सामने वाली दीवार से जाकर टकराई। इससे पहले कि भूमिका और बाकी ऑफिसर धड़ाधड़ शक्तिशाली गेंडे के शरीर पर फायर करने लगते, शक्तिशाली गेंडे ने एक जोर की छलांग लगाई और महल के झूमर से लटककर सीधे कांच की बड़ी सी विंडो को तोड़ते हुए पहाड़ी महल से छलांग लगा दी। भूमिका और बाकी ऑफिसर धड़ाधड़ फायर करते रहे, मगर शक्तिशाली गेंडा बड़ी ही तेजी से पहाड़ उतरता गया। शक्तिशाली गेंडे के शरीर की फुर्ती देखकर बाकी ऑफिसर दंग रह गए। उनकी बुलेट उस तक पहुंचे उससे पहले वो अपनी पोजीशन से कई ज्यादा आगे निकल गया। शक्तिशाली गेंडे के पीछे कई ऑफिसर ने दौड़ लगाई। शक्तिशाली गेंडा दोबारा भूमिका की नजरों से बचकर निकलने में कामयाब हुआ था। ये देखकर भूमिका जोर जोर से अपने हाथ महल के कॉरिडोर की रेलिंग पर पटकने लगी। मार्कस की मौत का बदला लेने से वो सिर्फ 1 इंच दूर थी, मगर वो 1 इंच भी शक्तिशाली गेंडे के लिए काफी था। शक्तिशाली गेंडा फिर से लोगों के नाक के नीचे से भागने में कामयाब हो गया था। भूमिका के साथ आए कुछ ऑफिसर्स ने जमीन पर पड़ी रीना को अरेस्ट किया। रीना नम आंखों से आधी बेहोशी की हालत में अपने आसपास चल रही चीजों को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर नींद की दवाई का जो ओवरडोज उसके शरीर में उसने खुद अपने हाथों से इंजेक्ट किया था, उसकी वजह से उसका होश में रहना बेहद मुश्किल हो गया था। अनिका ने भूमिका के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, अब इसे क्या सजा देगी तुम? भूमिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, इसकी सजा मौत से कम नहीं होगी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि स्पेसी यानी कि रीना ने कई साइबर अटैक को अंजाम दिया था, मगर साथ साथ वो ये भी जानती थी कि साइबर अटैक की सजा मौत नहीं हो सकती थी। मगर भूमिका ने अनिका को समझाते हुए कहा, इस लड़की ने अपने शातिर दिमाग का उपयोग सिर्फ साइबर अटैक करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसने खुद अपनी निजी जिंदगी में अपनी शातिर दिमाग से कुछ ऐसे खतरनाक शैतानी प्लान्स बनाए हैं जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसानियत शर्मसार हो जाए। महज 14-15 साल की उम्र में जब पहली बार इसे एक निसंतान माता पिता ने गोद लिया, तब कुछ ही दिनों बाद इसने अपने फास्टर पिता को अपनी तरह सेक्सुअल अट्रैक्ट करने की कोशिश की। उसकी ड्रिंक में नशीली दवाइयां मिलाने के बाद इस लड़की ने अपनी फास्टर माँ के सामने ये साबित कर दिया कि उसका फास्टर पिता उसे सेक्सुअल असॉल्ट करता है। दोनों पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, मगर जब उन दोनों को सच्चाई पता चली तब इस लड़की ने अपनी ही फास्टर माँ को मौत की घाट उतार दिया। ये देखकर उस औरत के पति ने इस पर हमला करने की कोशिश की, मगर ये बेहद चालाक थी। उस हमले से बचते हुए इसने चिल्ला चिल्लाकर पड़ोसियों को अपने घर में बुला लिया।
पड़ोसियों ने जब इसकी फॉस्टर माँ की लाश देखी तब वो लोग हैरान हो गए, मगर उससे भी ज्यादा वो लोग तब हैरान हुए जब इस लड़की को उन लोगों ने बिना कपड़े के एक कोने में रोते हुए देखा। इसे देखकर आसपास से जमा हुए पड़ोसियों को इस लड़की पर बेहद दया आ गई। इस लड़की की मां की लाश को देखकर लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि इसके फॉस्टर पिता ने इसके ऊपर बलात्कार करने की कोशिश की थी, और जब इसकी मां ने उन्हें रोकने की कोशिश की तब उन्होंने जुनून में आकर इसकी मां का कत्ल कर दिया। पड़ोसियों ने पुलिस को भी यही बयान दिया। गिरफ्तार होने से पहले उस आदमी ने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए इस पर हमला करने की कोशिश की, तभी वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। लोगों की नजरों में इस लड़की ने सिंपैथी काफी बढ़ा ली थी, मगर हकीकत में मासूम चेहरे के पीछे छिपी इस शैतान को कोई पहचान नहीं पाया था। इसके बाद फिर एक निसंतान दंपति पत्नी ने इसे गोद लिया, मगर बदकिस्मती से फिर से वही कहानी दोहराई गई। जब पिछले दिनों तीसरी बार फिर से वही कहानी एक क्रिमिनल केस बनकर मेरे सामने आई, तब मैंने बाकी ऑफिसर के साथ मिलकर पूछताछ की और तब जाकर इस लड़की की काली करतूतों पर से पर्दा उठा। इसके ऊपर साइबर अटैक करने के मामले के साथ साथ 6 मासूम लोगों की जान लेने का भी इल्जाम आसानी से अदालत में साबित हो जाएगा, जिसके बदले इसे सजाए मौत जरूर मिलकर रहेगी। रीना को गिरफ्तार करने के बाद भूमिका अपने ऑफिसरों के साथ रीना को लेकर महल से चली गई। रानी आलिशा को भी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा मिला था। वो जिस सिक्योरिटी गार्ड पर सबसे ज्यादा यकीन करती थी, वो दरअसल में इतना बड़ा मुजरिम सबकी नजरों के सामने साबित हो चुका था। रानी आलिशा का चेहरा देखकर ये पता लगाया जा सकता था कि वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसने शक्तिशाली गेंडे की ढाल बनकर अनिका के लगाए थे हर इल्जाम को झूठा कहा था, मगर शक्तिशाली गेंडे पर लगाया हुआ हर इल्जाम सच्चा था। अनिका की बातें सच थी और इसीलिए रानी आलिशा के लिए अब अनिका से नजरें मिलाना बेहद मुश्किल हो गया था। वो एक वक्त भी रेखा मूर्ति के महल में नहीं रह सकती थी, इसलिए अपने बाकी सिक्योरिटी गार्ड के साथ रानी आलिशा वहां से निकल गई। रानी आलिशा को बिना शक्तिशाली गेंडे के हर वक्त अपने आसपास खतरा महसूस होता था। जब भी शक्तिशाली गेंडे रानी आलिशा के साथ होता था तो वो अपने आप को काफी सुरक्षित महसूस करती थी, मगर अब उसके सर से वो सुरक्षा की छतरी हट गई थी। रानी आलिशा के जाने के बाद फाइनली रोहित और उसकी पूरी फैमिली एक दूसरे को बिना किसी डर के पहचान सकती थी। नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछाले और पापा पापा कहकर वो रोहित से जाकर लिपट गई। प्रिंसेस लतिका भी रानी आलिशा के साथ जा चुकी थी, इसलिए रिया को किसी का डर नहीं था। वो अपने पापा को पापा भी बुला सकती थी और सबके सामने उन्हें प्यार भी कर सकती थी। रोहित भी अपनी शहजादी को काफी दिनों बाद मिल रहा था, इसलिए नन्ही सी रिया को गले लगाकर कुछ देर तक रोहित रिया को प्यार करता रहा। नन्ही सी रिया ने रोहित के चेहरे से मास्क हटाते हुए कहा, मेरे पापा, चाहे आप चेहरा मास्क के पीछे छुपा ले, मगर वो इतने हैंडसम है कि मैं उन्हें लाखों की भीड़ में भी पहचान सकती हूँ। मगर जैसे ही रिया ने रोहित का मास्क हटाया, रोहित ने दोबारा से अपना मास्क पहन लिया। रोहित जानता था कि सभी लोग जा चुके थे, मगर अभी भी महल में चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड थे, जिनकी नजरें रोहित पर जमी हुई थी। कुछ देर तक रिया को प्यार करने के बाद रोहित अनिका के साथ महल के टेरेस पर चला गया। महल के टेरेस से दूर दूर तक जंगल और पहाड़ियां दिखाई देती थी, जिनमें से बहती झीलों को सुंदरता देखती ही बनती थी। जंगल में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए अनिका ने रोहित से पूछा, क्या लगता है तुम्हें शक्तिशाली गेंडा इस बार पकड़ा जाएगा? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मेरे आदमी उसका पीछा कर रहे हैं, मगर जंगल बहुत गहरा है, पता नहीं मेरे आदमी उसे ढूंढ पाएंगे भी या नहीं। शक्तिशाली गेंडे में तो जंगली जानवरों के साथ लड़ने की ताकत है, मगर मेरे आदमी वो बस मेरी तुम्हारी तरह एक आम इंसान है, इसलिए मैंने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जब तक हो सके उसका पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करो, मगर अपनी जान पर बन आए तो वापस चले आना। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जितना जरूरी शक्तिशाली गेंडे को पकड़ना था, उतना ही जरूरी था कि अपने साथ जुड़े हुए लोगों की जान की सुरक्षा की जाए। एक गहरी सांस लेते हुए अनिका ने रोहित से कहा, मुझे आज तक लगता था कि रानी आलिशा तुमसे प्यार करती है, मगर न जाने क्यों अब मुझे ये लग रहा है
कि रानी आलिशा तुमसे ज्यादा शक्तिशाली गेंडे को प्यार करती है। क्या वजह हो सकती है इसकी? अनिका की बात सुनकर रोहित भी हैरान रह गया। रोहित चुपचाप गहरे जंगलों की ओर देखने लगा। अनिका जानती थी कि रोहित के पास भी इस वक्त इस बात का कोई जवाब नहीं था। खुद अनिका ने देखा था कि रानी आलिशा के दिल में रोहित के लिए कितना प्यार था। फिर अचानक ही रानी आलिशा का दिल एक मामूली सिक्योरिटी गार्ड के लिए इतना क्यों पसीजने लगा था? गहरे जंगलों की ओर देख रहे रोहित ने अचानक ही अनिका की ओर मुड़कर कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अलेक्जेंडर के इलाज में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होने दूंगा। वो V16 पावर ड्रग अलेक्जेंडर के लिए बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। शक्तिशाली गंडा चाहे कितना भी ताकतवर हो, मगर मैं उसे हमारे बच्चे की किस्मत तय नहीं करने दूंगा। अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि रोहित ने अकेले ही खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ टकराकर क्रिस्टोफर और उसकी पूरी गैंग को V16 पावर ड्रग तक पहुंचने से रोक रखा था। मगर अब रोहित के साथ मिलकर अनिका को भी इस बात का ख्याल रखना था कि क्रिस्टोफर की खतरनाक गैंग के साथ साथ शक्तिशाली गेंडा भी V16 पावर ड्रग से दूर रहे, क्योंकि V16 पावर ड्रग के साथ न सिर्फ अलेक्जेंडर की जिंदगी जुड़ी थी, मगर वो ये भी जानते थे कि V16 पावर ड्रग ऐसे खतरनाक लोगों के हाथ लग जाता है तो वो लोग कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लेंगे। टेरेस पे अकेले खड़े अपने मॉम डैड को देखकर तीनों बच्चे भी दौड़कर उनके पास आ गए। नन्ही सी रिया ने रोहित के पैरों से लिपटकर कहा, आप नहीं जानते पापा, मैंने आपको कितना मिस किया है। क्या आप जानते हैं कि आप जब से गए हैं तब से लेकर अब तक मैंने ठीक से गेम भी नहीं खेले। दिन रात मैं सिर्फ आप ही को याद करती रहती थी। रिया के पीछे खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन अपनी छोटी बहन की बातें सुनकर हैरान हो उठे थे। वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि रिया दिन रात गेम खेला करती थी। हाँ, पिछले कुछ दिनों से जब से रिया को इस बात का एहसास हुआ था कि उसे भी बड़े होकर अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तब से लेकर अब तक वो कभी कभी अपने भाइयों से पढ़ाई के बारे में भी डिस्कशन कर लिया करती थी। उन दोनों के लिए तो इतना ही काफी था कि कम से कम दिन में 2 या 3 घंटे रिया पढ़ाई पर फोकस करे। बाकी टाइम में वो चाहे तो गेम खेल सकती है। मगर इस बार अपने पापा की लाडली बनने के चक्कर में रिया ने ऐसा झूठ कहा था जो दोनों भाइयों के लिए हजम कर पाना बेहद मुश्किल था। नन्ही सी रिया को अपनी गोद में उठाते हुए रोहित ने उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मैंने भी अपनी नन्ही सी गुड़िया को बेहद मिस किया है। रिया ने अपने पापा से इस बात पर नाराज होते हुए कहा, तो फिर आप आए क्यों नहीं? आप पूरे 1.5 महीने से गायब हैं, कहाँ चले गए थे? क्या आप जानते हैं इन 1.5 महीनों में क्या क्या हुआ है? रोहित अपने बच्चे के मुंह से वो सारे पल, वो सारे लम्हे सुनना चाहता था जो उसने मिस किए थे। नन्ही सी रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आप जब नहीं थे तो फैन नानू मेरे नंबर 1 फैन बन गए। हम रोज कॉल पर एक दूसरे के साथ बात करते थे, सोशल मीडिया पर भी बातें करते हैं, मगर आप तो बिल्कुल गायब हो गए। रोहित ने अपना एक हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, अरे माफ करना, मैं इतना बिजी था कि मैं तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग फॉलो ही नहीं कर पाया। क्या करूं, इतना जरूरी काम था कि मुझे तो अपनी गुड़िया को कॉल करने का भी वक्त नहीं मिला। इस बात पर फिर से नाराजगी जताते हुए रिया ने रोहित से कहा, ठीक है, मगर मैं आपको एक ही शर्त पर माफ करूंगी। अब तक तो अनिका भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी कि अपनी बेटी की नज़रों में हीरो बनने के लिए रोहित कुछ भी कर सकता था, मगर अनिका अब ये जानना चाहती थी कि नन्ही सी शरारती रिया इस बार रोहित को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपना कौन सा काम निकलवाना चाहती थी। रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोहित से कहा, रिया ने अपने दोनों बड़े भाइयों की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे इन दोनों बड़े भाइयों में मेरी चुगली करते हुए मम्मा से कहा है कि वो मुझे सिर्फ 1 या 2 घंटे ही रोज गेम खेलने देंगे, और मम्मा ने भी इसकी बात सुनकर मेरी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। मैं सिर्फ 2 ही घंटे गेम खेल सकती हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर लगाए गए हर रेस्ट्रिक्शन को हटा दें। ये कहते हुए रिया ने अपना गेमिंग टैबलेट रोहित के हाथों में थमा दी। नीचे खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन अच्छी तरह से जानते थे कि रिया पापा की दुलारी थी और रोहित रिया के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कुछ भी कर सकता था, मगर वो नहीं चाहते थे कि बड़ी मुश्किल से पटरी पर आई रिया की गाड़ी फिर से रोहित के लाड़ प्यार की वजह से
पटरी से उतर जाएं। दोनों भाई और अनिका चाहते थे कि कम से कम रिया दिन में 2 घंटे पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए अनिका ने जानबूझकर रिया के गेमिंग अकाउंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। अब रिया दिन में सिर्फ 2 ही घंटे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकती थी। रिया जानती थी कि रोहित ही उसकी आखिरी उम्मीद था। रोहित कभी भी रिया का कहा नहीं टाल सकता था, इसलिए बड़ी प्यारी सी सूरत बनाते हुए रिया ने रोहित के गालों पर किस किया और अपने छोटे छोटे हाथों से रोहित के गाल सहलाते हुए कहने लगी, पापा प्लीज मेरा ये काम कर दो ना, वरना मैं फिर से आपसे नाराज हो जाऊंगी और हो सकता है इस बार कई कई दिनों तक आपके साथ बात न करूं। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस बार रिया ने जो रामबाण चला दिया था वो रोहित पर जरूर असर कर जाएगा, मगर रिया अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देखकर उन्हें ठेंगा दिखाने लगी। तभी अचानक रोहित ने रिया को फिर से गोद से उतारते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारा ये काम तो जरूर कर सकता हूँ, मगर इससे पहले कि मैं तुम्हारे गेमिंग प्लेटफॉर्म पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शन को हटाऊं, मुझे एक बार तुम्हारी मम्मा से बात करनी होगी। रोहित ने जिंदगी में पहली बार रिया की किसी फरमाइश को पूरी करने से पहले अनिका की परमिशन मांगने की बात कही थी। अनिका भी रोहित की इस बात से काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। अब रिया जानती थी कि उसे अगर गेम ज्यादा खेलनी थी तो फिर से उसे अनिका को मस्का लगाना था। ये बात पता चलते ही रिया ने अपने हाथ फैलाए और अनिका के पैरों से लिपट गई और कहने लगी, माय मम्मा इज द बेस्ट मम्मा। रिया की बदलती हुई बातें और रिया की शरारतें देखकर वहां खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। इन 5 के परिवार से थोड़ी दूर रेखा मौसी स्टेयर केस पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी उनके बगल में खड़े उनके खास नौकर रिचार्ड ने कहा, मैडम सचमुच ये परिवार तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है। इस परिवार की खुशियाँ देखकर आपके चेहरे पर जब भी मुस्कुराहट देखता हूँ तब ऐसा लगता है जैसे आपको हमेशा इस परिवार के साथ ही रहना चाहिए। वैसे आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? आप जाइए उनके पास। रिचार्ड की बात सुनने के बाद रेखा मौसी ने अपनी नजरें झुकाते हुए रिचार्ड से कहा, नहीं नहीं, बस इस परिवार को किसी की नज़र न लगे, इसी तरह ये लोग हंसते खेलते रहने चाहिए और मैं वहाँ जाकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। देखो ना कितना खूबसूरत लग रहा है वो परिवार, भला मुझ जैसी बुढ़ी का वहाँ क्या काम। रेखा मौसी की ये बात सुनते ही रिचार्ड ने मुस्कुराते हुए रेखा मौसी से कहा, ये कैसी बात कर रही हैं? अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, 35-40 साल। रिचार्ड के मुंह से ये बात सुनते ही रेखा मौसी ने तेज नजरों से रिचार्ड की ओर देखा। रिचार्ड को अचानक ही ये महसूस हुआ कि उसने ऐसी बात कह दी थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। अपने कदम पीछे हटाते हुए रिचार्ड ने अपना सर झुकाकर रेखा मौसी से कहा, माफ कीजिएगा मैडम, अनजाने में ये बात मेरे मुंह से निकल गई, इसे मेरी बेवकूफ़ी समझ के माफ कर दीजिए। रेखा मौसी को रिचार्ड की इस बात पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर रिचार्ड काफी सालों से रेखा मौसी का वफादार नौकर रहा था, इसलिए स्टेयर केस की रेलिंग का सहारा लेते हुए रेखा मौसी चुपचाप वहां से चली गई। रेखा मौसी ने हाथ में वाइन का ग्लास पकड़ रखा था जिसमें रेड वाइन थी। वाइन के घूंट लेते हुए रेखा मौसी सीढ़ियां चढ़कर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी, मगर जब वो अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची उनकी नज़र उस कमरे पर पड़ी जहां जाना किसी को भी अलाउ नहीं था। रेखा मौसी की नज़रें उसी सीक्रेट रूम के ताले पर जम गई। वाइन के घूंट ले रही रेखा मौसी ने अपने कदम अपने बेडरूम से पीछे हटा लिए और धीरे धीरे उसी सीक्रेट रूम की ओर आगे बढ़ने लगी। उसकी सीक्रेट कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद रेखा मौसी ने अपने नेकलेस से एक पेंडेंट निकाला। उस पेंडेंट को जब रेखा मौसी ने खोला तो वो एक चाबी के आकार में बदल गई। उस चाबी से जब रेखा मौसी ने उस ताले को खोला तो उस ताले के खुलने की आवाज पूरे हवेली में गूंजने लगी। रेखा मौसी ने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उस अंधेरे कमरे में कई छोटे मोटे बॉक्सेज पड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर पुराने जमाने का कोई खजाना छुपाया गया था। रेखा मौसी अंधेरे कमरे में आगे बढ़ती रही, तभी पीछे की दीवार पर उन्हें एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर नजर आई। उस तस्वीर में उन्हें उस औरत का चेहरा नजर आ रहा था जो सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी। रेखा मौसी उस चेहरे को देखती रही। कुछ देर तक उस तस्वीर को देखने के बाद रेखा मौसी ने अपने हाथ में पकड़ा वाइन का ग्लास जमीन की ओर पटक दिया।
वहीं उस तस्वीर के पास एक बेहद पुरानी वाइन की बोतल पड़ी थी। रेखा मूर्ति नशीली आंखों से उस वाइन की बोतल को देखती रही। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उस वाइन की बोतल के साथ उनकी पुरानी यादें जुड़ी थीं, जिन यादों से वह पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। नीचे अपने परिवार के साथ खड़ी अनिका ने जब ऊपर की ओर देखा, तब उसे ये महसूस हुआ कि वो सीक्रेट दरवाजा जिसने खोलने की इजाज़त किसी को नहीं थी, वो अब खुल चुका था। अनिका जब से महल में रहने आई थी, तब से लेकर अब तक अनिका ने कभी भी उस दरवाजे को खुलता हुआ नहीं देखा था। रेखा मौसी ने सारे नौकरों को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि बिना उनके इजाज़त के कोई साफ सफाई करने के लिए भी कमरे के अंदर नहीं जा सकता था। उस कमरे के अंदर वो राज छुपा था जो सीधे अनिका को रेखा मूर्ति की सच्चाई की ओर ले जाता। अंधेरे कमरे में वेंटिलेशन से हल्की हल्की रोशनी उस फोटो फ्रेम पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से तस्वीर से रेखा मौसी की ओर देखकर मुस्कुरा रही लड़की का चेहरा फिर से रेखा मौसी की यादों में ताजा हो गया। उस चेहरे को देखकर रेखा मौसी के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते गए। नीचे खड़ी अनिका ये जानती थी कि यही सही मौका था रेखा मौसी के राज को जानने का। रेखा मौसी ने खुद अपने हाथों से सीक्रेट रूम का दरवाजा खोला था। अनिका चाहती तो इसी वक्त उस कमरे के अंदर जाकर रेखा मौसी की असलियत के बारे में जान सकती थी, मगर अनिका को तभी वो बात याद आई कुछ दिनों पहले रेखा मौसी ने अनिका से कही थी। रेखा मौसी ने खुद अनिका से कहा था कि अगर उसे रेखा मौसी की असलियत के बारे में जानना है तो उसे इंतजार करना होगा। उसे इंतजार करना होगा उस वक्त का जब रेखा मौसी खुद अनिका को अपनी असलियत के बारे में बताए और सीक्रेट कमरे के अंदर ले जाकर उन राजों से पर्दा हटाए जो रेखा मौसी ने इतने सालों से अनिका से छुपा कर रखे थे। सीक्रेट रूम का दरवाजा खुला हुआ देखकर अनिका के मन में भी बार बार ये ख्याल आ रहे थे कि वो एक बार जाकर उस कमरे में झांक कर देखे कि आखिर रेखा मौसी ने इतने सालों तक क्या बातें अनिका से छुपा कर रखी थी। अनिका जानना चाहती थी कि क्या उस कमरे में स्वाति मल्होत्रा से जुड़ी हुई कोई याद थी जो रेखा मौसी ने छुपा कर रखी थी, या कोई ऐसा राज था जो रेखा मौसी को अनिका से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देता। अनिका को तभी क्रिस्टोफर की कही हुई वो बात भी याद आई जहां टेलीफोन पर क्रिस्टोफर ने अनिका से कहा था कि रेखा मौसी भरोसे के लायक इंसान नहीं है। रेखा मौसी ने अनिका से नजदीकियां सिर्फ इसलिए बढ़ाई थी ताकि वक्त आने पर वो अनिका का फायदा उठा सके। अभी अनिका ये सब कुछ सोच ही रही थी, तभी अचानक करण गुलेरिया का फोन अनिका के मोबाइल पर फ्लैश होता हुआ नजर आया। एक बाप होने के नाते करण कई बार अनिका को मैसेज करके उसकी खैर खबर पूछ लिया करते थे, मगर कभी भी करण ने इस तरह अनिका को वॉइस कॉल नहीं किया था। वो जानते थे कि अनिका किसी बेहद इम्पोर्टेंट मिशन पर थी, इसलिए करण ने अनिका को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा था। अनिका ने जब करण का कॉल रिसीव किया तब करण की भारी आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। उन्होंने अनिका से कहा, मैं पता लगा चुका हूँ कि तुम्हारी रेखा मौसी कौन है। करण की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। बच्चों से कुछ दूर जाते हुए अनिका ने बड़ी ही धीमी आवाज में करण से पूछा, कौन है वो? उनकी असलियत क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं पापा? अनिका के सवाल का दबी हुई आवाज में जवाब देते हुए करण ने कहा, नहीं, मैं फोन पर तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। हो सकता है हमारा फोन किसी ने टेप किए हो। मेरा मतलब है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस दुनिया की सबसे बेहतरीन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, मगर हो सकता है किसी ने मेरा फोन टेप किया हो। मैं ये बात फोन पर नहीं बता सकता। मैं वहाँ आ रहा हूँ। अगली फ्लाइट पकड़कर मैं लंदन पहुँच रहा हूँ। करण की ये बात सुनकर अनिका दंग रह गई। आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो करण अनिका से फोन पर नहीं कर सकते थे? क्या वो इतनी जरूरी थी कि वो अगली फ्लाइट पकड़कर लंदन रवाना हो रहे थे? वैसे अब अनिका इतना तो जानती थी कि करण की सेहत में काफी सुधार आ चुका था, और वो ये भी जानती थी कि करण एक जिम्मेदार इंसान थे। बिना कारण वो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी कदम कभी नहीं उठाएंगे। इसलिए अनिका ने भी करण को रोकने की कोशिश नहीं की और उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, तो मैं 9 घंटे बाद एयरपोर्ट पहुंचती हूं आपको रिसीव करने। करण का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो ये देखकर चौंक गई कि रेखा मौसी अनिका के पीछे खड़ी उसे घूर घूर कर देख रही थी।
उनकी आंखें नशे से चूर नजर आ रही थी। उनके कदम भी कुछ लड़खड़ा रहे थे, मगर रेखा मौसी ने किसी तरह अपने आप को कंट्रोल करके रखा था। बड़ी बड़ी आंखों से अनिका की ओर देखते हुए रेखा मौसी ने पूछा, अच्छा तो तुम अब उससे पापा कहकर बुलाती हो? नशे में चूर लड़खड़ाती हुई आवाज में बातें कर रही रेखा मौसी को देखकर अनिका हैरान रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेखा मौसी करण के बारे में इस तरह से बात क्यों कर रही थी। साथ ही साथ अनिका ये सोचकर भी परेशान हो रही थी कि कहीं करण और अनिका के बीच हुई बातें रेखा मौसी ने सुन तो नहीं ली थी। अनिका जानती थी कि उसने काफी धीमी आवाज में करण के साथ बात की थी, मगर रेखा मौसी जिस तरह से अनिका से सवाल पूछ रही थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने करण और अनिका के बीच होने वाली सारी बातों को सुन लिया था। अनिका उनकी आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई। रेखा मौसी ने अचानक ही अपने हाथों में पकड़ा हुआ वाइन का ग्लास अपने नौकर की ओर आगे बढ़ा दिया। नौकर रेखा मौसी का इशारा समझ गया था और उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई वाइन की बोतल से कुछ वाइन रेखा मौसी के ग्लास में डाल दी। वाइन का घूंट लगाते हुए रेखा मौसी ने अनिका से पूछा, लगता है तुम दोनों के बीच में रिश्ते काफी अच्छे हो गए हैं। अनिका के पास इन सारे सवालों के जवाब तो थे, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आज इतने वक्त बाद रेखा मौसी ने अचानक ही करण के बारे में सवाल क्यों पूछना शुरू कर दिए थे। इससे पहले कि अनिका इस बात का जवाब दे पाती, नन्ही सी रिया ने रेखा मौसी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बड़ी मौसी अब आप शराब मत पीजिए, ज्यादा शराब पीने से सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नन्ही सी रिया की आंखों में रेखा मौसी के लिए काफी सिंपैथी नजर आ रही थी, मगर रेखा मौसी ने रिया का हाथ झटकते हुए कहा, तुम जाओ अपने पापा के पास। इतने दिनों से जब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ नहीं थे, तब तो तुम अपनी बड़ी मौसी के आगे पीछे घुमा करती थी, और अब पापा आ गए तो बड़ी मौसी को बिल्कुल ही भूल गई हो तुम। रेखा मौसी की आवाज में नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। नन्ही सी रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अचानक ही रेखा मौसी को रोहित से जिलियस क्यों फील हो रही थी, मगर रिया के ठीक पीछे खड़ा रोहित अच्छी तरह से समझ पा रहा था कि रेखा मौसी का रिया के लिए प्यार ही था, जिसकी वजह से उन्हें जिलियसी महसूस हो रही थी। नन्ही सी रिया अपनी मीठी सी आवाज में रेखा मौसी को समझाते हुए कह रही थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है बड़ी मौसी, दरअसल पापा कई दिनों बाद हमें मिले हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ ज्यादा देर बात कर ली, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ। रेखा मौसी बार बार रिया का हाथ झटकती रही और रिया भी बार बार रेखा मौसी का हाथ पकड़कर उन्हें शराब छोड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर कुछ देर बाद रेखा मौसी ने अपना बैलेंस घुमाया और पास पड़ी एक रिक्लाइनिंग चेयर पर जाकर बैठ गई। नन्ही सी रिया बार बार उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो शराब का ग्लास छोड़ दे, मगर रेखा मौसी शराब का ग्लास छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी रोहित अनिका के पास आकर धीमी आवाज में अनिका के कानों में कहने लगा, मुझे लगता है रेखा मौसी रिया से काफी ज्यादा अटैच हैं। अनिका ने भी रोहित की बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ वैसे पहले से ऐसा नहीं था। मनाली में जब मेरी डिलीवरी हुई और मैं शारीरिक तौर पर काफी कमजोर पड़ चुकी थी, तब रेखा मौसी मुझे अपने साथ ले गई, पहले बेंगलुरु और फिर वहां से सीधे लंदन। यहाँ पर आने के बाद भी पहले तो रेखा मौसी मेरे साथ काफी उखड़ा उखड़ा सा बिहेव करती थी। रिया काफी छोटी थी और रिया के साथ भी उन्हें कोई खास लगाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मजबूरन हमारा ख्याल रख रही हैं। मेरा और रिया का ख्याल रखने में उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, मगर उन्होंने कभी हमें किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अगर कोई नौकर हमारा ख्याल रखने में जरा सी भी चूक कर देता तो रेखा मौसी उसे सबके सामने ऐसा सबक सिखाती कि वो नौकर आइंदा कभी इस तरह की गलती करने की जरूरत नहीं करता। रिया जब 4 या 5 महीने की थी, तब अचानक उसे कोई इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उसे तेज बुखार चढ़ गया। डॉक्टर ने कहा था कि इतनी छोटी बच्ची को दवाई देकर ठीक करना सही नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा था कि रिया के माथे पर गीला कपड़ा रखकर उसके बुखार के उतरने का इंतजार करना चाहिए। वैसे मैं भी अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों के ऊपर तरह तरह के केमिकल्स यूज करना सही नहीं होता है। उस वक्त मैं रिया का इलाज नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं शारीरिक तौर पर काफी कमजोर थी। रेखा मौसी ने एक आया रखी थी रिया के लिए, साथ ही साथ एक नर्स को भी ड्यूटी पर लगा दिया था। मगर रात होते ही मैंने देखा कि आया और नर्स दोनों ही अपनी ड्यूटी पर सो गई थी। मैंने किसी तरह अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर
रिया के माथे पर गीला कपड़े रखना शुरू कर दिया। तभी अचानक आधी रात को रेखा मौसी मेरे कमरे में दाखिल हुई। जब उन्होंने ये नज़ारा देखा कि मैं रिया के माथे पर नेकपिन लगा रही हूँ, तब उन्होंने उस नर्स और उस आया की उसी वक्त निकाल दी और गीले कपड़े का वाल मेरे हाथ से लेकर वो खुद रिया के माथे पर गीले कपड़े लगाने लगी। कुछ देर बाद मेरे माथे पर हल्के हल्के थपकियां देकर उन्होंने मुझे भी सुला दिया। वैसे बाहर से काफी रफ लगती है रेखा मौसी, मगर अंदर से बिल्कुल नरम है। देखते ही देखते रिया उनकी चहेती हो गई। उन्होंने रिया के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर दिया। रेखा मौसी के बारे में ये सारी बातें सुनकर रोहित भी बड़ा हैरान रह गया। रोहित लगातार रेखा मौसी को और रिया को देख रहा था। रिया रेखा मौसी के हाथ से ग्लास छीनने की कोशिश कर रही थी, मगर रेखा मौसी ग्लास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अनिका रेखा मौसी को पिछले कुछ सालों से अच्छी तरह जान चुकी थी, मगर आज भी रेखा मौसी की कई बातें थीं जो अनिका की समझ से बाहर थी। रेखा मौसी ने कभी शादी नहीं की थी। वैसे तो कई लड़कों ने रेखा मौसी को शादी के लिए प्रपोजल दिए थे, मगर उन्होंने हर एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उनका कोई अपना वारिस न होने के कारण रेखा मौसी ने बहुत पहले ही सबसे कह दिया था कि एनटीटी कंपनी की वारिस अनिका होगी। मगर अनिका को बिजनेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और अनिका ने अपने इरादे रेखा मौसी को साफ साफ बता दिए थे। इसलिए रेखा मौसी ने ये तय किया था कि एनटीटी कंपनी की अगली वारिस रिया होगी। जब तक रिया कंपनी की कमान संभालने के काबिल नहीं हो जाती, तब तक ओजस कंपनी का प्रेसिडेंट बना रहेगा। रेखा मौसी के बारे में सारी बातें सुनकर रोहित ने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए और एक लंबी सांस छोड़ते हुए अनिका से कहा, काफी इंटरेस्टिंग है तुम्हारी रेखा मौसी। मुझे लगता है इनके बारे में हमें डिटेल में कभी बात करनी चाहिए। वहाँ सामने का नजारा बिल्कुल बदल चुका था। रेखा मौसी ने रिया को अपनी गोद में बैठा लिया था और वो धीरे से उसके सर पर हाथ घुमाकर उसे प्यार कर रही थी। नशे की हालत में भी रेखा मौसी बड़बड़ा रही थी कि रिया उनकी वारिस है और एनटीटी कंपनी की असली मालिक तो रिया ही है। यह सारी बातें सुनकर रिया के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आई थी। वहाँ टेरेस के पास खड़े अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही यह सब कुछ बड़ी ही देर से ध्यान से देख रहे थे। रिया की इन हरकतों को देखकर आर्यन ने धीमी आवाज में अलेक्जेंडर के कानों में कहा, मुझे लगता है कि हमारी बहन पापा और बड़ी मौसी के लाड प्यार की वजह से काफी इंडिसिप्लिन हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मुझे रिया के भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। अलेक्जेंडर ने भी अपने दोनों हाथ फोल्ड करते हुए आर्यन की ओर देखकर उसकी बातों में हामी भरते हुए कहा, हाँ, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे उससे बात करनी चाहिए। तभी आर्यन ने भी अलेक्जेंडर की बात में हामी भरते हुए कहा, हाँ, बात तो करनी होगी, मगर मैं भी तो उसका बड़ा भाई हूँ। हम दोनों को साथ मिलकर उसके साथ बात करनी होगी। आर्यन की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने आर्यन का कॉलर पकड़ लिया। आर्यन और अलेक्जेंडर को देखकर अनिका और रोहित चौंक गए। जब अचानक ही अलेक्जेंडर ने आर्यन का कॉलर पकड़ लिया, तब अनिका हैरानी से उन दोनों बच्चों को देखती रही। अनिका जानती थी कि अलेक्जेंडर जब से उनकी जिंदगी में आया था, वो बड़े ही प्यार से दोनों भाई बहन के साथ रह रहा था, मगर अचानक ही अलेक्जेंडर को क्या हुआ था, ये बात तो अनिका की भी समझ से बाहर थी। जैसे ही अनिका अलेक्जेंडर और आर्यन के बीच हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाने लगी, रोहित ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। रोहित ने इशारे ही इशारों में अनिका से कहा कि दोनों भाइयों को अपने प्रॉब्लम खुद ही सुलझाने दो। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित जो कह रहा था वही सही था। इसलिए कुछ देर तक अनिका ने अपने बढ़ते हुए कदम रोक लिए और दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए देखती रही। आर्यन का कॉलर पकड़कर अलेक्जेंडर कह रहा था, देखो, हमारे बीच पहले भी एग्रीमेंट हुआ था कि मैं ही तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। आर्यन भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर अपने आप को रिया और आर्यन का बड़ा भाई समझता था और अगर उसे ऐसा सोचने से रोका जाए तो अलेक्जेंडर को काफी गुस्सा आता था। इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए आर्यन ने अलेक्जेंडर के दोनों हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। आज से तुम ही हम दोनों के बड़े भाई हो, मगर बड़े भाई होने के नाते तुम्हें रिया के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर इसी तरह सबके लाड़ प्यार में वो बिगड़ती रही तो उसके भविष्य का क्या होगा।
आर्यन जो बात कह रहा था उसी बात की चिंता खुद अलेक्जेंडर को भी हो रही थी। रिया को गेमिंग करने के अलावा किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं था। कुछ दिनों पहले उसे पढ़ाई का मूड आया जरूर था, मगर अलेक्जेंडर को अब लग रहा था कि रोहित के आने के बाद रिया फिर से पहले जैसे रिया बन जाएगी और पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देगी। ऊपर से बड़ी मौसी रेखा मूर्ति के घर आने के बाद रोहित के साथ साथ रेखा मौसी भी रिया को अपने लाड़ प्यार से काफी सर पर चढ़ाकर बैठी थी। दोनों ही भाइयों ने फैसला किया कि उन्हें जाकर रिया के इस बारे में बात करनी चाहिए। दोनों ने देखा कि रिया रेखा मौसी की गोद में बैठकर एक डॉल के साथ खेल रही थी। तभी अपने चेहरे पर काफी सीरियस एक्सप्रेशन लाते हुए अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों रिया के पास गए और कुछ देर तक उसके बगल में बैठकर बस उसकी हरकतों को नोटिस करते रहे। वहां आर्यन ने मान लिया था कि अलेक्जेंडर ही उन सब का बड़ा भाई है, इसलिए अलेक्जेंडर के चेहरे के एक्सप्रेशन अब पहले से भी ज्यादा सीरियस हो गए थे। अलेक्जेंडर अपनी जगह से उठकर रेखा मौसी की चेयर के ठीक सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके बड़े ही एटीट्यूड के साथ अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, रिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अभी चलो मेरे साथ। अलेक्जेंडर ने हालांकि ये बात काफी सख्त आवाज में कही थी, मगर रिया, जिसका ध्यान पूरी तरह से अपने डॉल के बाल संवारने में लगा हुआ था, उसने अलेक्जेंडर की बात को सीरियसली ना लेते हुए अलेक्जेंडर से कहा, अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगी। जब रिया ने अलेक्जेंडर को ऐसा जवाब दिया तो अलेक्जेंडर पीछे मुड़कर आर्यन को देखने लगा। आर्यन अलेक्जेंडर का इशारा समझ गया। आर्यन धीरे से अपनी जगह से उठकर अलेक्जेंडर के बगल में आकर खड़ा हो गया। आर्यन ने इस बात का ध्यान रखा था कि वो अलेक्जेंडर के ठीक बराबर न खड़ा रहे और उससे एक कदम पीछे खड़े रहे ताकि अलेक्जेंडर को उसकी सीनियरिटी महसूस हो। आर्यन ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए रिया से कहा, देखो, अलेक्जेंडर हमारा बड़ा भाई है। अगर वो तुमसे किसी बात के लिए बुला रहा है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करो। रिया ने आर्यन को कभी इस तरह बात करते हुए नहीं देखा था। दोनों भाइयों का चेहरा देखकर रिया समझ गई थी कि जरूर मामला कुछ सीरियस था, इसलिए अपने दोनों हाथों की डॉल रेखा मौसी को पकड़ाते हुए रिया ने कहा, बड़ी मौसी, आप एक काम कीजिए, इस गुड़िया के बाल बनाइए, मैं अपने भाइयों के साथ बात करके आती हूँ। रेखा मौसी ने चिढ़ते हुए रिया से कहा, अरे मेरी कोई गुड़िया से खेलने की उम्र है? खिलौना तुम्हारा और उसे संभालूं मैं? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है ये सब। हालांकि रेखा मौसी ने इस तरह से रिया से बात तो की थी, मगर रिया के हाथ से डॉल लेकर रेखा मौसी चुपचाप उसके बाल भी बनाने लगी थी। रेखा मौसी रिया से बेहद प्यार करती थी, बस वो दिखाना नहीं चाहती थी और अब तक तो नन्ही सी रिया भी ये बात अच्छी तरह से जान चुकी थी। रेखा मौसी की गोद से उतरकर रिया अलेक्जेंडर के सामने खड़ी हो गई और अपने दोनों हाथ झटकते हुए कहने लगी, कहो, क्या बात करनी है तुम लोगों को मुझसे? दूर खड़े अनिका और रोहित को ये सब कुछ देखकर काफी गहरा सरप्राइज महसूस हो रहा था। छोटे छोटे बच्चे इस तरह से एक सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। ये देखकर अनिका और रोहित को अपने बचपन के दिन याद आ गए। वो जब इस उम्र के थे तभी ठीक से अपना नाम भी नहीं बोल पाते थे और ये आजकल के बच्चे जिस तरह से बात करते थे, ये देखकर ये कहना मुश्किल था कि ये सारे बच्चे 6-7 साल के बच्चे थे। फिर रिया अपने दोनों भाइयों के साथ टेरेस गार्डन में चली गई। जब अलेक्जेंडर ने देखा कि कोई बड़ा उनका पीछा नहीं कर रहा था, तब अपने दोनों हाथ फोल्ड करके कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अलेक्जेंडर ने रिया से कहा, देखो रिया, तुम एक बात अच्छी तरह से जानती हो कि हमारे मम्मी पापा बहुत खास लोग हैं। उनके पास ज्यादातर हमारे लिए टाइम नहीं होता है। पापा तो कभी कभार कई दिनों तक गायब रहते हैं। ऐसे में तुम्हारी डिसिप्लिन हमारी जिम्मेदारी है। जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये बात कही, अचानक अलेक्जेंडर ने अपनी ही बात सुधारते हुए रिया से कहा, मेरा मतलब है मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ। तुम लोगों की हर हरकत पर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। रिया बड़े ही ध्यान से अलेक्जेंडर की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सारी बातें करने का क्या मतलब हो सकता था। अलेक्जेंडर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया से कहा, देखो, तुमने अभी अभी पापा से जो बात कही है ना, वो डिमांड पूरी नहीं की जा सकती। तुम्हें अब गेम खेलने पर कंट्रोल करना होगा। तुम सिर्फ दिन में 2 घंटे गेम खेल सकती हो, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करनी होगी लगातार 2 घंटे तक। तुम अब पहले की तरह 4-4 घंटे खाना नहीं खा सकती।
खाते वक्त तो मोबाइल भी यूज नहीं कर सकती। हम दोनों में से कोई एक तुम्हें लगातार ट्यूशन देता रहेगा। मैथ्स तुम्हें आर्यन सिखाया करेगा और मैं तुम्हारे साइंस के ट्यूशन लूंगा। एलेक्जेंडर की ये सारी बातें सुनकर रिया हैरानी से एलेक्जेंडर को देखती रही। कुछ देर बाद अचानक रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर अपने पांव पटकते हुए एलेक्जेंडर से कहा, तुम मुझ पर इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। मेरा जो जी में आए वही मैं करूंगी। मुझे पढ़ाई करना नहीं पसंद तो मैं नहीं करूंगी। मुझे गेम खेलना पसंद है तो मैं गेम ही खेलूंगी। रिया की इस बात पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, नहीं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी क्योंकि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरी छोटी बहन होने के नाते तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। आखिर मैं ये सब कुछ किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए ही ना, तुम्हारे बेहतर भविष्य के लिए। कल उठकर जब तुम एक एडल्ट हो जाओगी तब लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे कि एक लड़की को गेम खेलने के अलावा तो कुछ भी नहीं आता। तुमने देखा नहीं लोग सनी चाचू का किस तरह से मजाक उड़ाते हैं? क्या तुम भी उन्हीं की तरह लोगों का मजाक का कारण बनना चाहती हो? दूर खड़े अनिका और रोहित ये सब कुछ देखकर एलेक्जेंडर से काफी इम्प्रेस हो गए थे। अनिका तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके 6 साल का छोटा सा बच्चा इतनी मैच्योर बातें कर रहा था। हालांकि कहीं न कहीं रोहित को रिया के लिए काफी बुरा भी लग रहा था। रोहित मन ही मन जानता था कि रिया को काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। रिया के माँ बाप तीनों बच्चों के लिए इतना कुछ छोड़ने वाले थे कि उन्हें जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत महसूस नहीं होने वाली थी। और फिर न सिर्फ मारवा इंडस्ट्रीज और गुलेरिया इंडस्ट्रीज बल्कि एनटीटी ग्रुप्स ऑफ कंपनी की भी वारिस नन्ही सी रिया थी। फिर उसे भविष्य में काम करने की क्या जरूरत थी? वहाँ रिया के कंधे पर हाथ रखते हुए एलेक्जेंडर ने कहा, देखो, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी बड़ी मौसी के पास बहुत पैसा है तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। इस दुनिया में हर इंसान को खुद की पहचान बनानी होती है। अगर तुम्हारी नजरों में तुम्हारे पेरेंट्स हीरो हैं तो तुम्हें भी उन्हीं की तरह लोगों की नजरों में अपनी एक अलग इमेज तैयार करनी होगी जिससे आने वाले दिनों में लोग तुम्हें भी हीरो कह के बुलाएं। आर्यन चुपचाप साइड में खड़ा अपनी आंखों के कोने से एलेक्जेंडर के चेहरे की ओर देख रहा था। आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि रिया को इस तरह का लेक्चर बिल्कुल पसंद नहीं था और आर्यन जानता था कि आगे क्या होने वाला था। रिया ने अपने कंधे से एलेक्जेंडर का हाथ झटकते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो, अब मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम मुझ पर इस तरह के रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। एलेक्जेंडर से ये कहने के बाद रिया ने तेज नजरों से बगल में खड़े आर्यन की ओर देखा। रिया की नजरें जैसे ही आर्यन पर पड़ी, आर्यन को एक तेज झटका सा महसूस हुआ। रिया ने ऊंची आवाज में आर्यन से पूछा, तुम भी मेरे साथ यही करने वाले हो जो ये एलेक्जेंडर करने वाला है? आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए। वो कुछ देर तक एलेक्जेंडर को देखता रहा और फिर अपने कंधे हवा में उछालते हुए आर्यन ने कहा, मुझे लगता है कि हमें हमारी बहन को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। रातों रात किसी को बदला नहीं जा सकता। उसे गेम खेलना इतना ही पसंद है तो मुझे लगता है हमें उसे खेलने देना चाहिए। आजकल के गेम में भी तो बच्चों के दिमाग को और ताकतवर बनाने की क्वालिटीज होती हैं। एलेक्जेंडर आर्यन की बात सुनकर हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो आर्यन रिया के भविष्य को लेकर इतना परेशान था वो अचानक ही अपनी बात से पलट कैसे सकता था। जैसे ही रिया ने आर्यन की बात सुनी, रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए आर्यन को गले से लगा लिया और कहा, तुम ही मेरे बेस्ट ब्रदर हो। तुम फिक्र मत करना, फ्यूचर में मेरे पास इतना पैसा होगा कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और कभी तुम्हें भी अगर पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। मेरे पास बहुत पैसा आने वाला है। आर्यन को ये कहते हुए रिया ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और फिर से रेखा मौसी के पास ले जाने लगी। धीरे धीरे टेरेस गार्डन में खड़े एलेक्जेंडर को समझ में आया कि उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। आर्यन ने बड़ी ही चालाकी से एलेक्जेंडर को रिया की नजरों में विलन बना दिया और खुद को हीरो। एलेक्जेंडर बड़ा भाई तो बन गया था, मगर उस बड़े भाई का फायदा जिसकी बात सुनने वाला कोई फैमिली में मौजूद ही नहीं हो। आर्यन की इस हरकत को देखकर रोहित को आर्यन पर बड़ा ही ताजुब होने लगा। रोहित पहले से जानता था कि आर्यन बिजनेसमैन बनने वाला था। बड़ा होकर
मगर रोहित ये नहीं जानता था कि अभी से आर्यन इतनी गहरी पॉलिटिक्स खेल सकता था। हालांकि रोहित ये भी जानता था कि तीनों बच्चे कहीं न कहीं एक दूसरे की भलाई ही चाहते थे। मगर कहीं न कहीं रोहित को भी टेरेस गार्डन पर खड़े अलेक्जेंडर पर काफी दया आने लगी। कुछ देर तक रेखा मौसी बच्चों के साथ खेलती रही। उसके बाद नशे की हालत में रेखा मौसी अपने कमरे की ओर चली गई। रेखा मौसी अपना मोबाइल वही बच्चों के पास भूल गई थी। तभी रेखा मौसी के फोन पर रानी आलिशा का नंबर फ्लैश होने लगा। जब अनिका ने कॉल रिसीव किया तब रानी आलिशा ने अनिका से पूछा, क्या ब्लैक कैट बाथरूम से बाहर आई? अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि सुबह से शाम हो गई थी, मगर अब तक रानी आलिशा इतना कुछ होने के बावजूद ब्लैक कैट को भूली नहीं थी। रानी आलिशा के सवाल का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, मैं अनिका बोल रही हूँ। रेखा मौसी थक गई हैं, तो वो अपने कमरे में जाकर आराम कर रही हैं। और जहाँ तक ब्लैक कैट का सवाल है, ब्लैक कैट तो कब की अपने घर चली गई। अनिका की बात सुनने के बाद रानी आलिशा कुछ देर तक खामोश रही और फिर अचानक ही रानी आलिशा ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रानी आलिशा की हरकत देखकर अनिका समझ गई थी कि अनिका की आवाज रानी आलिशा को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। कुछ देर तक बच्चों के साथ खेलने के बाद अनिका तीनों बच्चों के साथ उनके बेडरूम में जाकर सो गई। बड़े ही प्यार से बच्चों को सुलाने के बाद अनिका ने घड़ी की ओर देखा। रात के 11 बज चुके थे। करण गुलेरिया से जब अनिका की बात हुई थी तो लगभग दोपहर के 3 बजे थे। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त करण की फ्लाइट लंदन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाली थी। तीनों बच्चों को सुलाने के बाद अनिका करण को एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। जब अनिका करण गुलेरिया को पिकअप करने अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट जाने के लिए निकली, तब वही अनिका की कार के पास रोहित अनिका का इंतजार कर रहा था। रोहित ने किंग वाला मास्क पहन रखा था, मगर अनिका जानती थी कि अगर किंग रोहित बनकर अनिका के साथ करण को एयरपोर्ट से लेने जाता है तो उसकी सिक्योरिटी भी जरूर उसके साथ चलेगी। इसलिए अनिका ने रोहित को आने से मना किया, मगर रोहित इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। रोहित ने बिना अनिका की इजाजत लिए ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए अनिका से कहा, आज मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाऊंगा, चलो मेरे साथ। मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ अपने होने वाले ससुर से इतनों दिनों बाद मिलने के लिए। काफी रात हो चुकी है और अनिका भी रोहित से आर्गुमेंट करने के मूड में नहीं थी, इसलिए रोहित की बात को मानते हुए अनिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई। रोहित ने जानबूझकर एक बड़ी सी गाड़ी पसंद की थी करण को पिक करने के लिए। वो जानता था कि 9 घंटे की फ्लाइट के बाद करण काफी थक चुके होंगे, इसलिए रोहित ने एयरपोर्ट जाने के लिए बड़ी सी वाहन पसंद की थी। रोहित और अनिका रेखा मूर्ति के महल से बाहर निकले ही थे, तभी अचानक अनिका का फोन बजने लगा। इस वक्त जो फोन बज रहा था वो अनिका का पर्सनल फोन नहीं था, वो ब्लैक कैट का ऑफिशियल फोन था। जब अनिका ने कॉल कनेक्ट किया तो रानी आलिशा की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। रानी आलिशा ने कॉल कनेक्ट होते ही पूछा, ब्लैक कैट, क्या तुम सही सलामत वापस पहुंच गई? अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि रानी आलिशा को ब्लैक कैट से आखिर इतनी हमदर्दी क्यों हो गई थी, और इतना कुछ हो जाने के बावजूद रानी आलिशा अभी भी ब्लैक कैट के पीछे क्यों पड़ी हुई थी। रानी आलिशा के सवाल पर अनिका ने हल्की सी आवाज बदलते हुए कहा, हाँ मैं पहुंच गई हूँ। इससे पहले कि अनिका कॉल डिस्कनेक्ट करती, रानी आलिशा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, थैंक्स गॉड, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा कहीं अनिका ने तुम्हें महल में बंदी बनाकर तो नहीं रख लिया। देखो ब्लैक कैट, मैं तुमसे एक बात साफ साफ कह देना चाहती हूँ। तुम जिस आदमी को प्रोटेक्ट कर रही हो और जिसे किंग समझ रही हो, दरअसल वो एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसका नाम है रोहित मारवा। और हम आज जिन रेखा मूर्ति को मिलने उनके महल गए थे, उनकी मुंह बोली बेटी यानी कि अनिका ही रोहित की मंगेतर है। और मैं तुमसे कह देना चाहती हूँ कि वो औरत बहुत खतरनाक है। मैं तो डर गई थी कि कहीं उसे तुम्हारे और किंग के रिश्ते के बारे में अगर जरा सी भी भनक लग गई तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगी, ये तुम सोच भी नहीं सकती। मैं उस अनिका को कई सालों से जानती हूँ, पूरी तरह से पागल है वो, पागल। कई बार मैंने देखा है कि हमारे घर पर रॉयल प्रॉपर्टीज में जब बड़े बड़े लोग उसके साथ बात करते हैं तब वो अचानक ही सो जाती है। उसे किसी की परवाह नहीं है, न तो किसी से डरती है और न ही उसके सीने में तिल है। बड़ी एरोगेंट लड़की है।
पता नहीं किस तरह उसने रोहित के दिल पर अपना कब्जा जमा लिया है। मगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि उससे बचकर रहना। आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ थी, इसलिए बचकर उस महल से निकल पाने में तुम कामयाब हो रही हो। मगर चाहे तुम कितने भी स्किल्ड सिक्योरिटी गार्ड क्यों न हो, इतना याद रखना कि उस औरत की साजिश के सामने तुम्हारी ताकत कोई काम नहीं करेगी। अनिका इस वक्त रानी आलिसा की बकवास सुनने की बिल्कुल मूड में नहीं थी। वो जाकर अपने पापा करण गुलेरिया को एयरपोर्ट से पिक करके जानना चाहती थी कि आखिर वो रेखा मौसी के बारे में क्या जानते थे। मगर इससे पहले कि अनिका रानी आलिसा का फोन डिस्कनेक्ट करती, रानी आलिसा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम नहीं जानती कि उस अनिका ने आयरन मैन के साथ क्या किया है। तुम्हारे जाने के बाद उस लड़की ने सबके सामने ये साबित कर दिया कि मेरा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड आयरन मैन दरअसल इस दुनिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। आयरन मैन को मैं कई सालों से मैं अपना भाई मानती हूँ और एक बहन होने के नाते एक भाई की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी थी। मगर उस लड़की ने सबके सामने ये साबित कर दिया कि आयरन मैन एक बेहद ही खतरनाक मुजरिम था जो मासूम लोगों की जान लेता था। ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है ये तो मैं भी नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उस आदमी ने मेरी रियासत के निर्दोष लोगों को मारा है तो मैं ऐसे आदमी का साथ कभी नहीं दूंगी। और अनिका को भी ये बात पहले समझनी चाहिए थी। अगर उसे आयरन मैन को पकड़ने के लिए जाल बिछाना ही था तो मुझे कॉन्फिडेंस में ले लिया होता। क्या मैं गुनहगार को सजा देने में कानून की मदद नहीं करती? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती? एक माँ, बहन, बेटी होने से भी पहले अब मैं एक रियासत की रानी हूँ और लोगों की सुरक्षा करना ही मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी है। रानी आलिसा की बातें सुनकर अनिका कार में बैठी उबासियां लेने लगी। वो नहीं जानती थी कि रानी आलिसा ब्लैक कैट को अपने दिल की गहराई में दबी बातें क्यों शेयर कर रही थी। ना तो ब्लैक कैट बनकर अनिका ने कभी रानी आलिसा से दोस्ती बढ़ाई थी और ना ही इस वक्त अनिका ने रानी आलिसा के साथ ऐसी कोई बात कही थी जिसकी वजह से रानी आलिसा अपने दिल की बात ब्लैक कैट के साथ शेयर करे। कुछ देर फोन पर खामोश रहने के बाद रानी आलिसा ने दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, खैर मैं भी काफी इमोशनल हो गई तो तुम्हारे सामने दिल खोलकर बात की तो अब मुझे जरा हल्का महसूस हो रहा है। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि उस अनिका से सावधान रहना और हो सके तो किंग से दूर रहना। रानी आलिसा की ये बात सुनकर अनिका ने अपने बगल में बैठे रोहित की ओर देखा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। कुछ ही देर में रोहित वैन ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट के अराइवल गेट पर पहुंच गया। कुछ देर के इंतजार के बाद गेट खुलते ही एयरपोर्ट के कुछ स्टाफ मेंबर्स करण गुलेरिया को एक व्हील चेयर पर सहारा देते हुए बाहर ले आए। वैसे तो गुलेरिया परिवार के पास खुद का जेट प्लेन था, मगर देश से बाहर जाने के लिए करण को काफी परमिशन लेनी पड़ती, जिसमें कुछ वक्त लग सकता था। इसलिए करण ने एक कमर्शियल एयरलाइंस में बिजनेस क्लास टिकट बुक करवा ली और पहली फ्लाइट पकड़कर लंदन चले आए। इससे ये पता चलता था कि करण ने सीने में जो राज छिपा था वो जल्द से जल्द अनिका के साथ शेयर करना चाहते थे। हालांकि करण की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, मगर फिर भी उनकी शारीरिक कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। वो व्हील चेयर पर जरूर थे, मगर ब्लैक सूट, ब्लैक कोट और ब्लैक हैट में उनकी पर्सनालिटी काफी रुआबदार लग रही थी। उनके हाथों में एक छड़ी थी, मगर अनिका को कहीं उनका सामान नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही एयरपोर्ट के स्टाफ वाले करण को बाहर ले आए, अनिका कार से उतरकर करण को रिसीव करने अराइवल गेट के पास पहुंची। अनिका को करण के पास आते हुए देखकर वहां कई सिक्योरिटी स्टाफ ने अनिका को रोकने की कोशिश की, मगर जैसे ही करण ने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी हवा में लहराई, सारे सिक्योरिटी स्टाफ वाले अनिका से दूर हो गए। करण को सहारा देने के लिए जैसे ही अनिका ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, करण ने अनिका का हाथ पकड़कर छड़ी के सहारे व्हील चेयर से खड़े होने की कोशिश की। हालांकि अभी भी वो बड़ी आसानी से खड़े नहीं हो पा रहे थे, मगर अनिका ने देखा कि पहले से करण के शरीर में काफी ज्यादा ताकत आ गई थी। धीरे धीरे अनिका के हाथ और छड़ी के सहारे पर करण ने अपने पांव जमीन पर रखे और अपनी पीठ सीधी करते हुए अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर एयरपोर्ट स्टाफ के हवाले कर दिए। इतनी बड़ी टिप देखकर सारे स्टाफ मेंबर्स बड़े ही रिस्पेक्ट से करण गुलेरिया के सामने झुककर उन्हें बेस्ट विशेष देकर वहां से चले गए। जैसे ही वो लोग वहां से गए, अनिका के करण से पूछा, पापा क्या है ये सब?
आप इतनी अर्जेंटली में यहाँ पर क्यों आए और आपका सामान कहाँ पर है? करण ने अपनी छड़ी जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं यहाँ बिना सामान के आया हूँ। ये बात सुनकर अनिका की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अनिका जानना चाहती थी कि आखिर इतनी क्या अर्जेंसी थी कि करण बिना सामान लिए इतनी इमरजेंसी में लंदन आ पहुंचे थे। अनिका अभी इसी वक्त जानना चाहती थी कि आखिर वो क्या बात थी जो करण अनिका के साथ फोन पर नहीं कर सकते थे और इतनी दूर अनिका को पर्सनल ये बात बताने आए थे। करण ने यहाँ वहाँ देखने के बाद अनिका से कहा, चलो मेरे साथ तुम्हारी गाड़ी में बैठकर बात करेंगे, इस वक्त कुछ मत बोलो। ये कहने के बाद अनिका करण और लेकर अपनी बैन के पास चली गई। बैन का दरवाजा खुलकर अनिका ने करण को पीछे बैठने का इशारा किया। तभी करण ने धीमी आवाज में अनिका से कहा, तुम भी मेरे साथ पीछे बैठो, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि जो आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठा था वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं था, बल्कि रोहित मारवा था। मगर इस वक्त करण के साथ अनिका किसी भी तरह की आर्गुमेंट नहीं करना चाहती थी और करण के इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए अनिका भी करण के साथ कार की बैक सीट पर जाकर बैठ गई। वैन का दरवाजा बंद करने के बाद करण ने अपनी छड़ी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर थपथपाते हुए कहा, ड्राइवर गाड़ी ले चलो। करण के इंस्ट्रक्शन मिलते ही रोहित ने भी एक आज्ञाकारी ड्राइवर की तरह कार स्टार्ट की और ड्राइव करना शुरू किया। कार शुरू होते ही अनिका ने दोबारा करण से पूछा, पापा अब तो बताइए कि क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? आपको रेखा मौसी के बारे में क्या पता है? अनिका का सवाल सुनते ही करण ने मास्क पहने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, जरा आराम से बोलो, ये जो ड्राइवर है क्या तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है? अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि ये मास्क के पीछे का चेहरा काफी जाना पहचाना था, मगर इस वक्त अनिका रोहित की पूरी सिचुएशन करण को बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए अनिका ने जवाब देते हुए कहा, हाँ, ये मेरे भरोसे का आदमी है, आप फिक्र मत कीजिए और कहिए मुझसे क्या कहना चाहते हैं। अनिका की ये बात सुनकर कहीं न कहीं करण के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आने लगा था। करण ने अपनी छड़ी पर पकड़ मजबूत बनाते हुए अनिका से कहा, अगर तुम कहती हो कि तुम्हें उस पर भरोसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, मगर मेहरबानी करके अपना फोन स्विच ऑफ कर दो और ड्राइवर से कहो कि वो अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दे। पता नहीं किस वक्त कौन क्या बात सुन ले। इस वक्त मैं तुमसे जो बात कहने वाला हूँ वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम बात होगी। करण का चेहरा देखकर अनिका ने इतना अंदाजा लगा लिया था कि बात जरूर स्वाति मल्होत्रा से जुड़ी हुई थी। अनिका ने करण को अक्सर उसी वक्त इतना परेशान देखा था जब उनके सामने कोई स्वाति मल्होत्रा के बारे में जिक्र करता, मगर आज करण को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने मन में कुछ ऐसी बात छुपाकर लंदन पहुंचे थे जो अगर वक्त पर बताई नहीं गई तो उनकी हेल्थ पर भी उनका असर पड़ सकता था। इस उम्र में और ऐसी कमजोरी में दिल की धड़कनों का तेज होना करण के लिए अच्छा नहीं होता। करण की बात मानते हुए अनिका ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। अपना फोन स्विच ऑफ करने के बाद अनिका ने कार ड्राइव कर रहे रोहित की ओर देखा। रोहित भी अनिका का इशारा समझ गया और अपनी जेब से फोन निकालकर उसे स्विच ऑफ कर दिया। अनिका बड़ी ही बेचैनी से करण की बात आगे बढ़ने का इंतजार करती रही। कुछ देर खामोश रहने के बाद यहाँ वहाँ देखने के बाद करण ने अनिका से कहा, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी रेखा मौसी कौन है और वो तुमसे इतना प्यार क्यों करती है और उसकी सच्चाई क्या है। मुझे शक है कि तुम्हारी रेखा मौसी तुम्हारी मौसी नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। रेखा मूर्ति ही स्वाति मल्होत्रा है।